हे एंड हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने चैनल लर्निंग बाय अंडरस्टैंडिंग की चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की वीडियो के अंदर, विच इज़ पार्ट 2। हम कोवलेंट बॉन्ड्स पिछली वीडियो में करे थे। अब हम पिछली वीडियो में मैंने आपको सारे होमोन्यूक्लियर एटम्स के कोवलेंट बॉन्डिंग सिखाई थी। अब मैं आपको थोड़ी सी हेट्रोन्यूक्लियर बॉन्डिंग सिखाऊं, फिर इनकी एक डेफिनेशन पढ़ेंगे। ओके, सो हाइड्रोजन के दो मॉलिक्यूल्स वाटर के अंदर हैं, तो दो ले लेते हैं ना बच्चा बाटी। ऑक्सीजन का एक है। अब हम इसको कुछ इसकी जो लास्ट शेल है उसमें इसको उसके मॉलिक्यूल्स भी दे देंगे। ओके, इसके पास लास्ट में एक है, इसके पास एक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चा पार्टी? यस यस, वेरी गुड। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,6, तो 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया। ओके, अब ऑक्सीजन भी क्या करेगा? ये वाला ऑक्सीजन एक इससे ले लेगा और ये वाला ऑक्सीजन एक इससे ले लेगा। अब ध्यान से देखना, इसने भी एक लिया, इसने भी एक लिया, और ऑक्सीजन ने भी एक एक ही लिया दोनों से, मतलब इक्वल शेयरिंग ही हो सकती है, तो इसीलिए ये बन गया हमारा सिंगल बॉन्ड। ऑल राइट, क्लियर हुआ? HCl, वेरी इजी, वेरी सिंपल। हाइड्रोजन एक, लास्ट में क्लोरीन 17, 2,8,7, तो लास्ट में 7 डालेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन एक ले लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। इसके पास 7 है, इसको भी एक चाहिए, ले लिया, ऑक्टेट कंप्लीट। हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाया एंड कंप्लीटेड इट्स ऑक्टेट। अब ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल थे। कुछ थोड़े बहुत डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में भी आते हैं, तो वो थोड़े से डिफ़िकल्ट हो जाते हैं, तो वो जो है हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ जो है कोवलेंट बॉन्डिंग सीख रहे थे, तो अभी मैं बर्डन नहीं डालूँगी। कोवलेंट बॉन्डिंग हमने सीख ली। अब जो और अच्छी वाली कोवलेंट बॉन्डिंग आएगी वो हम बहुत ज़्यादा नेक्स्ट टॉपिक में सीखेंगे। अब क्या है डेफिनेशंस होमोन्यूक्लियर और हेट्रोन्यूक्लियर की? बहुत इजी टॉपिक है। होमोन्यूक्लियर स्पीशीज़ वो होते हैं जिसमें मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सिर्फ एक ही एलिमेंट के बने हुए होते हैं। जैसे हमने ऑक्सीजन का किया था कोवलेंट बॉन्डिंग, हाइड्रोजन नाइट्रोजन क्लोरीन का होमवर्क दिया था, याद है? ऑलराइट। हेट्रोन्यूक्लियर जिसमें मोर देन वन एलिमेंट होता है, लाइक हमने अभी किया HCl वाटर। ठीक है, मोर देन वन एलिमेंट फॉर्मिंग अ कोवलेंट बॉन्ड। ऑलराइट, इट्स अ हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल। ओके, तो हमें समझ आ गया ये चीज़। ओके, अब इसकी एग्जांपल हमने की थी वाटर, है ना, HCl, और कौन सी करनी है आगे जाके करेंगे। लाइक हमने ये बना लिया, ये क्या है? मीथेन। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हम पढ़ेंगे, अमोनिया, मीथेन एंड ऑल। ओके, ये आपकी एनसीईआरटी में मीथेन का गिवन है, इसलिए मैंने उसकी एग्जांपल दी थी। ओके, तो इसमें हम प्रैक्टिस करेंगे, एक प्रैक्टिस करेंगे हम मीथेन की, एक प्रैक्टिस करेंगे हम अमोनिया की, सॉरी बच्चा, अमोनिया, एंड एक हम प्रैक्टिस कर लेंगे, क्या प्रैक्टिस करेंगे, एक और हम कर लेंगे ओके, बाद में सोचेंगे। अच्छा, सो पहले मीथेन का बनाते हैं। ठीक है, सो कार्बन एक है, हाइड्रोजन 4 है, चारों तरफ चारों दिशाओं में एक एक डाल दिया। ठीक है, कार्बन की वैलेंसी 4 है, इसका एटॉमिक नंबर 6 है, एज वी हैव स्टडीड इन द फर्स्ट वीडियो। ओके, सो हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक, हाइड्रोजन एक। ठीक है, अब इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया, इसने भी कर लिया। और कार्बन क्या करेगा? अपने वाले तो लेगा ही, साथ में हाइड्रोजन के भी ले लेगा। हो गए इसके भी 8, बिल्कुल। तो सब ने क्या किया? इक्वल शेयरिंग की। इसने एक लिया तो इसने एक दिया, दैट मीन्स सिंगल बॉन्ड बना। सिंगल बॉन्ड बना, दैट मीन्स कैसे बना?
हर तरफ से जो है सिंगल बॉन्ड बना। हमने ये देखना है कि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल या डबल बॉन्ड बन रहा है, तब हम उसको कार्बन या सिंगल का नेम देंगे। मतलब मैं कह रही हूँ लाइक कार्बन और कार्बन है, अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है लेकिन हाइड्रोजन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड है, ठीक है, तो अब हम इसको डबल बॉन्ड नहीं कहेंगे, हम इसको सिंगल बॉन्ड ही कहेंगे, क्योंकि कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। हमने सिर्फ कार्बन का ही कार्बन के साथ रिलेशन देखना है। ऑलराइट, सो हम अमोनिया का करेंगे। अमोनिया, ओके, सॉरी, अमोनिया का मैंने आपको होमवर्क दिया है। इट्स नॉट अ वीडियो क्वेश्चन, इट्स नॉट अ EVQ क्वेश्चन, बट इट्स अ होमवर्क। ठीक है, इसको हम एंड में सॉल्व करेंगे। ऑलराइट, क्योंकि मैं अभी नहीं करवा रही हूँ, क्योंकि इसके बीच में हम थोड़ी सी डिफरेंट काइंड ऑफ बॉन्डिंग देखेंगे, जो आपको भी मैं नहीं करवाऊँगी, थोड़ी बाद में करवाऊँगी। ओके, अब हम पढ़ेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। Now what is versatile nature of carbon? Let's go and understand it. Okay. Versatile nature of carbon पढ़ेंगे। कार्बन बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल है। वर्सेटाइल मतलब वो अपने जैसे कार्बन के साथ ही लिंक कर सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है अपने साथ सिंगल बॉन्ड, अपने ही अपने साथ डबल बॉन्ड, अपने ही अपने साथ ट्रिपल बॉन्ड। राइट, आई थिंक आपको क्लियर है। अब कार्बन ब्रांच स्ट्रक्चर, ओके, सो अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है वर्सेटाइल नेचर वाली। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अब वर्सेटिलिटी के दो रीजंस हैं। फर्स्ट टेट्रावेलेंसी, सेकंड कैटल। ऑलराइट, तो इसके दो रीजंस हैं, टेट्रावेलेंसी एंड कैटिनेशन। दोनों को ही हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो carbon atom has 4 electrons in its outermost shell, which we already know. So carbon atoms can achieve this inert gas configuration by sharing electrons. ये भी बता दिया कि शेयर क्यों करना है, पिछली वीडियो नहीं देखी तो देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। Carbon is considered tetravalent because it has 4 electrons in its outermost orbit. और उसके लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण ही वो टेट्रावेलेंसी हम उसको कहते हैं, टेट्रावेलेंसी। ऑलराइट, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लास्ट शेल में, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज टेट्रावेलेंसी। और ये कैसे हेल्प करती है इसको वर्सेटाइल नेचर शो करने में, कि ये शेयर करने में मजबूर हो जाता है, और जब शेयरिंग करता है तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टीज़ आ जाती है, और जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा कंपाउंड्स बना पाता है। वैसे भी बहुत ज़्यादा शेयर करेगा तो कंपाउंड्स तो अलग अलग एटम्स के साथ बनेंगे अगर ये शेयरिंग करेगा, ऑब्वियसली। राइट, तो ये क्लियर हुआ। कैटिनेशन, वैसे केमिकल प्रॉपर्टीज़ का यहाँ पे मेन रोल नहीं था, यहाँ पे मेन रोल था कि शेयरिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा एटम्स के साथ, एलिमेंट्स के साथ शेयर कर सकता है अपने इलेक्ट्रॉन्स। दैट्स व्हाई इट कैन मेक हंड्रेड्स मेनी कंपाउंड्स, मिलियंस मेनी कंपाउंड्स। ओके, सो सेकंड रीज़न है कैटिनेशन, मतलब इसकी सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी है जो रिस्पॉन्सिबल है कि ये इननंबरेबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। बेसिकली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही एक पार्ट है। सो आई होप इट्स ऑल क्लियर टू ऑल ऑफ यू guys, right? Okay, so the self-linking property is known as catenation. The property of catenation is responsible for the occurrence of innumerable organic compounds. It is a binding of an element to itself through covalent bonds to form chain or ring molecules. ये हम आगे बढ़ेंगे. So that means it can form long hydrocarbon chains and rings like benzene. अब यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की बात की गई है। हाइड्रोकार्बन्स वो होता है जो हाइड्रोजन और कार्बन के जोड़ से मिले होते हैं, जैसे हमने पिछले बात की थी मीथेन की। और अगर किसी ने नोटिस किया तो मीथेन में कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी, दैट मीन्स इट इज़ अ हाइड्रोकार्बन। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि ये हाइड्रोजन के साथ मिलाकर काफ़ी ज़्यादा चेन्स और रिंग्स बना सकता है। अब बेंजीन का नाम तो आपने सुना ही है। ओके, इसको हम आगे स्टडी करेंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर टेट्रावेलेंसी की बात करनी है तो जिसका एटॉमिक नंबर 14 है वो भी तो टेट्रावेलेंसी शो करता है। कौन है वो? सिलिकॉन है वो, और सिलिकॉन भी टेट्रावेलेंसी शो करता है। तो हम तो हमेशा कार्बन को ही ज़्यादा प्रेफरेंस स्टडी कर रहे हैं, क्यों?
क्योंकि सिलिकॉन की कॉन्फ़िगरेशन ऐसी बनी कि 284, तो उसके भी लास्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, टेट्रावेलेंसी शो कर रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कंपाउंड्स बनाता है, लेकिन फिर भी ये हाइड्रोजन के साथ 7 से 8 तक एटम्स की चेन बना सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। दैट्स वाई ये, पर अगर हम कार्बन की बात करें तो वो बहुत ज़्यादा बना सकता है, ठीक है, इननंबरेबल। सो इसकी सिर्फ इतनी ही है। सो मतलब सिंपल है कि कार्बन जो है उसकी जितनी वर्सिटिलिटी, उसका जितना वर्सिटाइल नेचर कोई शो नहीं करता। ओके, इट शोज। सिलिकॉन करता है वर्सिटाइल नेचर शो, पर इतना नहीं जितना एक्सटेंट तक हमारा कार्बन करता है। ऑलराइट, so what makes carbon unique is its ability in forming covalent bonds which are very strong in nature. The small size of the carbon is responsible for that. कार्बन एटम का स्मॉल साइज होने के कारण ही वो काफ़ी ज़्यादा कंपाउंड्स के साथ अपने आप को मिलाकर काफ़ी ज़्यादा नए नए कंपाउंड्स बनाता है, फिर भी वो स्टेबल रहता है। दैट्स वाई इट्स वेरी वेरी अच्छी प्रॉपर्टी ऑफ दैट। Hence, carbon as an element has the ability to form a variety of stable compounds which can exist freely in nature. And I hope कि आपको पता ही है कि उसके छोटे साइज की वजह से ही it is very very stable and it makes very very compounds which are exceptionally stable. Alright, सिलिकॉन की बात करेंगे। सिलिकॉन makes compounds, जैसा मैंने आपको बताया, and show versatile nature but not of that extent that of carbon. It makes 7 or 8 atom bond with hydrogen. Okay, so Congo, congratulations. आज पे हमने पढ़ा जो that is फर्स्ट टॉपिक हमारा क्लियर हो चुका है, वर्सेटाइल नेचर। सो एलोट्रॉप्स पढ़ते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं। आपने पिछली चैप्टर में, चैप्टर नंबर 3 में इसके 2 एलोट्रॉप्स को थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, डायमंड एंड ग्रेफाइट। अब इसमें एक थर्ड एलोट्रॉप पढ़ेंगे और दोनों ही एलोट्रॉप्स को हम डीप में भी पढ़ेंगे। ओके, सो कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, लेट्स गेट इनटू देम। ओके, पहला एलोट्रॉप अगर हम बात करें, डायमंड। आप सबने डायमंड का नाम सुना है, देखा है डायमंड? देखा है मैम, नाम भी सुना है। डायमंड बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है मैम। डायमंड तो बहुत ज़्यादा हार्डेस्ट मटेरियल होता है अर्थ के ऊपर और इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है मैम। एंड डायमंड बहुत ज़्यादा अच्छा है मैम, दिखने में बड़ा सुंदर लगता है। क्या आपको पता है डायमंड बना किससे? कार्बन से। इट इज़ फुल्ली कार्बन। यस, इट्स फुल्ली कार्बन। उसमें और किसी भी एलिमेंट का मिक्सचर नहीं है, इट्स फुल्ली कार्बन, इट्स अ प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। उसी तरफ ग्रेफाइट में भी तो सस्ता होता है, पेंसिल के लेड्स में हमें इजीली दिख जाता है, हालांकि डायमंड हमें ज्वेलरीज में ही मैक्सिमम दिखने को मिलता है। सो ग्रेफाइट जो मैम है पेंसिल्स की लेड में हमें दिखने को मिलता है। मैम ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, हालांकि डायमंड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करता है। और मैम ये इतना सॉफ्ट और स्लिपरी होता है। तो ग्रेफाइट मैम प्योरेस्ट कार्बन है, ठीक है, इसमें भी प्योर कार्बन है। और आप देख सकते हो कि ग्रेफाइट भी प्योर कार्बन, डायमंड भी प्योर कार्बन, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। हालांकि फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हैं बट केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। कार्बन हमने इतना डिटेल में पढ़ लिया ना कि डायमंड और जो ग्रेफाइट है वो दोनों कार्बन के प्योर फॉर्म्स हैं एंड इन ये दोनों की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है वो बिल्कुल सेम है, क्योंकि ये प्योर कार्बन से दोनों ही बने हैं। तो इनके अंदर भी प्रॉपर्टीज़ जो है केमिकल प्रॉपर्टीज़ कार्बन की ही हैं, पर फिजिकल प्रॉपर्टीज़ टोटली डिफरेंट है। ठीक है, हमें इतना क्लियर हो गया। ओके, अगर हम बात करें फुलरीन की तो आप कहोगे मैम फुलरीन का तो हमने नाम ही पहली बार सुना है। सो मैं कहूँगी बच्चा नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। फुलरीन का नाम पहली बार सुना है तो इसमें कोई इशू नहीं है, हम पढ़ाएंगे ना आपको, हम किस लिए हैं। अब हम डिटेल में बात करेंगे फुलरीन की। फुलरीन एक्चुअली में क्या है, ये भी एलोट्रॉप ही है कार्बन का, लेकिन हम अभी इस टाइम पे 660 की बात कर रहे हैं। आपके सिलेबस में कार्बन 60 का बेसिक फॉर्म है फुलरीन का। इट इज़ लाइक इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो फुटबॉल की तरह होता है, इसका स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर भी हम आगे पढ़ेंगे, इसका स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे, इट्स लाइक फुटबॉल। और इसके बारे में मैं फुलरीन के बारे में आपको क्या कहूँ, इट्स एलोट्रॉपिक फॉर्म, पर फिर भी क्या है,
फुलरीन जो है पहली बार आपने नाम सुना है तो आपको ये पढ़ के पता चलेगा। तो स्टार्टिंग से एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। स्टार्ट करते हैं डायमंड से। तो डायमंड में हम क्या पढ़ पा रहे हैं, डायमंड में एक ईच डायमंड एटम जो कार्बन एटम है इज बॉन्डेड टू 4 अदर कार्बन एटम्स, मतलब एक कार्बन 4 और कार्बन एटम्स के साथ लिंक है, ओके, टू फॉर्मिंग अ 3D डायमेंशनल, जिसको हम 3D रिजिड स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, रिजिड 3D डायमेंशनल या 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जिसे बोलते हैं, या रिजिड 3D स्ट्रक्चर विच इज़ फॉर्म बाय कार्बन, तभी वो इतना रिजिड, इतना हार्ड, इतना हार्डेस्ट मेटल है। ऑलराइट, तो हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे अभी। ऑलराइट, तो आगे चलते हैं ग्रेफाइट की तरफ। अभी हमने डायमंड के फुली स्टडी नहीं की है, बट अभी मैं आपको पहले ग्रेफाइट का बता देती हूँ। ग्रेफाइट क्या है, ईच कार्बन इज बॉन्डेड टू 3 अदर कार्बन, उसमें 4 अदर कार्बन थे, इसमें 3 अदर कार्बन है इन अ सेम प्लेन। वहाँ पे 3D स्ट्रक्चर बन रहा था, यहाँ पे बिल्कुल सेम प्लेन है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, गिविंग अ हेक्सागोनल एरे। देखो, अगर वो कह रहे हैं कि अब एक कार्बन है, ठीक है, वो अपने जैसे 3 अदर कार्बन के साथ लिंक है, ओके, तो ये एक थोड़ा थोड़ा हेक्सागन टाइप शेप बन रही है, तो ऐसे ही एक के ऊपर एक इस तरह से प्लेन्स में पड़े होते हैं। आगे फिगर आएगी तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी। ऑलराइट, वन ऑफ दीज बॉन्ड इज डबल बॉन्ड। अब कार्बन को कम से कम अगर सिंगल बॉन्ड बना रहे हो तो चार बॉन्ड्स चाहिए कंप्लीट करने के लिए अपना ऑक्टेट। अब अगर एक डबल बॉन्ड है, दैट मीन्स वो कितने बॉन्ड्स बना रहा है, डबल बॉन्ड और 2 और बना रहा है ना, तो मतलब उनमें से 2 तो सिंगल बॉन्ड होंगे और 2 डबल बॉन्ड होंगे, एक डबल बॉन्ड होगा और 2 सिंगल बॉन्ड होंगे, राइट, तभी वो अपनी 4 की वैलेंसी कंप्लीट करेगा। ऑलराइट, तो ये वैलेंसी इसकी जब सेटिस्फाइड होगी, ठीक है। अब बात करेंगे हम ग्रेफाइट से आगे आके थोड़ा फुलरीन की। फुलरीन क्या है, एक एलोट्रॉप है कार्बन का बेसिक। अब फुलरीन में क्या ऐसा है कि हमने ऐसा कहा कि फुलरीन का हमने पहले नाम नहीं सुना एज कम्पेयर टू ग्रेफाइट एंड डायमंड, क्योंकि ये एक थोड़ा डिफरेंट शेप, डिफरेंट कैटेगरी में आ जाता है। ईदर इट इज़ द एलोट्रॉप ऑफ कार्बन। कैटेगरीज ये है कि किसी चीज़ के यूजेस की वजह से उसकी पर्सनालिटी हमारे माइंड में बन जाती है, ओके। सो इज एन एलोट्रॉप ऑफ कार्बन हुज मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ कार्बन एटम्स कनेक्टेड बाय सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स सो एज टू फॉर्म अ क्लोज्ड और पार्शली क्लोज्ड mesh with fused rings to 5 to 7 atoms. The molecule may be a hollow sphere that I have already told you. It's like a football. Okay, it's like just only a football only. Okay, it's ellipsoid, tube or many other shapes and sizes. ये अलग अलग shapes और sizes का मतलब depend on which carbon atom you are taking of atomic. जैसे आपने 9th में पढ़ा था आइसोबार्स है ना, तो वो कार्बन के बारे में आपने पढ़ा था। कार्बन, अब ये वाला कार्बन क्या है, कार्बन 6 है, और कार्बन जो दूसरे कार्बन आते हैं लाइक एटॉमिक नंबर चेंज होता है या मास नंबर चेंज होता है, उसके बेसिस पर भी कुछ फुलरीन की डिपेंडेंसी होती है, ठीक है। अब ग्रेफाइट को थोड़ा सा अच्छे से पढ़ेंगे, ये आपकी ड्यूटी है कि आप ग्रेफाइट को अच्छे से पढ़ो, ओके। बस मैं आपको बता रही हूँ कि ये एक के ऊपर एक पड़ा होता है। इसका मॉलिक्यूलर जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हमने पहले डिस्कस कर लिया था, ओके। फुलरीन भी जो है ये C60 के बारे में, बकमिंस्टर फुलरीन के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर जो फुलरीन की हम बात कर रहे हैं दैट इज़ बेसिकली टेक्निकली जो बकमिंस्टर फुलरीन है, बेसिकली बकमिंस्टर फुलर जिनका नाम है, उन्होंने एक आप कह सकते हो जियोडेसिक डोम बनाया था, और जियोडेसिक डोम बिल्कुल फुटबॉल की तरह यानी कि फुलरीन के स्ट्रक्चर की तरह लग रहा था, तो इसीलिए हमने इसका नाम फुलरीन रख दिया। ऑलराइट, सो यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। ये वाला स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ ऑफ डायमंड, ये वाला डायमंड का है, ये वाला हेक्सागोनल एरे दिख रहे हैं आपको यहाँ पे, ये किसका है, ग्रेफाइट का है, और ये फुलरीन का है, ठीक है। ऑलराइट, ओके। अब यहाँ पर हर एक को मैंने एक डीप एक्सप्लेनेशन के लिए आपको यहाँ पे पिक्चर्स भी दिखाई है साथ में, और साथ में बताया कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कौन करता है, किसका थर्मल कंडक्टिविटी हाई है, ओके। हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताया गया है। अपीयरेंस आप देख सकते हो, ब्लैक सॉलिड, इट्स कलरलेस एंड इफ इम्प्योर इज कलर्ड, एंड आपको पता है कि ग्रेफाइट क्या है, मेटेलिक क्लस्टर है, डार्क ग्रे कलर का होता है। स्पेशल प्रॉपर्टीज की इनसॉल्युबल है वाटर में एंड इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी। डायमंड थोड़ा सा ब्रिटल हार्ड होता है, ठीक है, इनसॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं करता फुलरीन, एंड इज अ नोन पॉलर सॉल्वेंट। बेंजीन
याद है हमने चैप्टर 3 में पढ़ा था नॉन पोलर्स के बारे में। ओके, तो एक और टेबल है, उसी की बेसिस पे उनकी केमिकल और जो हमारी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके डिफरेंशिएट कर रहा है यहाँ पे। ओके, हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी थी, वहाँ पे भी है, ऑलमोस्ट यूजेस भी यहाँ पे हैं, पेंसिल, लेड, लिब्रिकेंट, ज्वेलरी, ड्रिलिंग, जीन, ड्रग, कैरियर्स, इंक्लूजन, कॉम्प्लेक्सेस। तो इसके यूजेस काफ़ी अनकॉमन है, आप कह सकते हो कि हमने ज़्यादा नहीं सुने हुए, दैट्स वाई हमें फुलरीन का नहीं पता था, बट फुलरीन इज़ ऑल्सो वेरी एसेंशियल एंड ऑल्सो हैविंग वेरी वेरी यूजेस, जीन, ड्रग, कैरियर्स, इंक्लूजन, कॉम्प्लेक्सेस। ओके, सेम टेबल आपके लिए यहाँ पे भी बनाया है। यहाँ पे आपको बॉन्ड्स मिलेंगे कि वो कौन कौन से बॉन्ड्स बनाते हैं, लास्ट में आप लास्ट पॉइंट देख सकते हो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट। या लेट्स गो टू द नेक्स्ट। सो इसी के साथ हमारा पूरा टॉपिक जो हमने कवर करना था आज की इस वीडियो में, यानी कि वर्सेटाइल नेचर एज वेल एज एलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ कार्बन, वो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट टॉपिक जो हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स के बारे में, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। एंड डोंट फॉरगेट कि मैंने आपको एंड वीडियो क्वेश्चन नहीं दिया है, इसीलिए एंड वीडियो क्वेश्चन मैं आपको अब दे रही हूँ, यानी कि EVQ आपके लिए अभी आ रहा है आपकी स्क्रीन के ऊपर। सो गाइज़, आपको इसी तरीके से क्या करना है, कमेंट सेक्शन में जाना है, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन दबाना है, और मेरी वीडियो को आपको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स और लाइक से भर देना, और कमेंट ज़रूर करना है कि आपको हर वीडियो में क्या क्या नया नया चाहिए। ओके, सो द थिंग विच आई एम गोना टेल यू इज़ दैट कि आपका EVQ क्या है आज की वीडियो का, दैट इज़ आपको मुझे ये सर्च आउट करके बताना है कि what are the, listen to the question carefully बच्चा। Okay, I'm not writing this time. Okay, I will just speak up and you just get into it. Okay, so ये आपका थोड़ा सा versatile nature के ऊपर है। Okay, what are the similarities between the three structures, the three allotropes of carbon, यानी कि डायमंड, ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन के बीच में ऐसी क्या कॉमन चीज़ है जो सच में तीनों में कॉमन है। सो यू हैव टू टेल मी इट इन दी कमेंट सेक्शन। सो गो विदाउट एनी डिले, एंड आई नो you know the answer, get into it. Okay, so that's all for this video, and I hope you enjoyed and you understand the chapter concepts. So next topic के लिए wait कीजिए और मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए. So bye bye.